कि ए बी और सी डी लाइन है, ए बी और सी डी क्या है, लाइन। अगर लाइन है तो लीनियर पे लग सकता है, ठीक है। तो ए बी लाइन्स, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, एट ओ पे, ये गिवन है। और साथ में क्या दिया है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री है। एंगल बी ओ डी जो है वो कितना है, 40 डिग्री। चुप हो जाओ। तो आपको फाइंड करना है एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आपके पास है, बट स्टिल मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा, एक मिनट रुक जाओ। आपको क्या बोला उसने, एओसी, एओसी कौन सा है, ये वाला। एओसी कौन सा है, ये वाला, ठीक है। और बीओई कौन सा, ये। कह रहा है इन दोनों को प्लस करके कितना है, कितना है, 70 डिग्री है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि देखो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, सी ओ ई कौन सा, सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। अच्छा, तीन पे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री। तो तुम्हारा एंगल AOC और BOE तो ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा पास ले आओ। एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE कितना आ जाएगा, 180। इसकी वैल्यू 70 दी है, एंगल COE की निकालनी है। एंगल COE कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। कितना आया, 110। लेकिन हमें रिफ्लेक्स ऑफ COE चाहिए। क्या चाहिए, रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, किसी का भी रिफ्लेक्स आता है 360 माइनस वो एंगल, तो 360 माइनस 110 250 डिग्री। रिफ्लेक्स कितना आएगा, 250 डिग्री। अच्छा, अभी भी हमारा एंगल BOE बचा है। आप कहोगे BOE तो 70 है। अरे BOE नहीं है, AOC और BOE 70 है। एक चीज देखो गौर से, अब देखो अगर मैं CD लाइन मान लूं, किसको लाइन मान लूं, CD को लाइन मानूं, तो ये एंगल, ये रेड वाला, नहीं रेड नहीं आ रहा, ग्रीन नहीं आ रहा, ये देखो, ये रेड वाला प्लस ये ग्रीन वाला और दिस ब्लू वाला CD के ऊपर एंगल है। तीनों को प्लस करके कितना आएगा, 180 आएगा, आएगा ना। जिसमें से मेरे पास रेड वाला दिया हुआ है और BOD ब्लू वाला भी दिया हुआ है, तो अपने आप बीच वाला निकल जाएगा। तो अपन लिखेंगे, देखो कौन कौन सा एंगल, एक है हमारा एंगल एंगल COE BOD, अच्छा BOD भी है और BOE भी है, इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री। COE कितना आ रहा था आपका, 110। BOD कितना था, 40 डिग्री। एंगल BOE कितना है, एंगल BOE क्या आ जाएगा, 180 माइनस 150। तो एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये क्लियर है सबको। कह रहा लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ये देखो बेटा, इनका नाम है XY। क्या नाम है, XY। और इनका नाम क्या है, MN। कहाँ कट कर रहे हैं एक दूसरे को, O पे। और इसको नाम दिया P। ये एंगल आपको 90 दिया है, क्या दिया है, 90। ठीक, सब कुछ दे दिया ना। अच्छा, तो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन बता दिया कि XY एंड MN आर लाइंस, XY एंड MN आर लाइंस। जब तक लाइंस ना दी हो अपने आप लाइन कंसीडर मत करना, ठीक है। XY एंड MN आर लाइंस, ये दिया है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट,
ईच अदर एट O। अच्छा, एंगल POY दिख रहा है सबको? इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। और आपको बोलता कि ये वाला तुम्हारा A है, ये क्या है? A, ये तुम्हारा B है और ये तुम्हारा C है। तुम्हें ABC निकालने हैं। What you need to find is ABC। और कह रहा कि A raised to B is 2 raised to 3। A raised to B कितना है? 2 raised to 3। समझ आया? क्योंकि एंगल रेशियो में तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके पीछे कुछ वेरिएबल लगाएंगे। A नहीं लगा सकते, B नहीं लगा सकते, क्या लगा सकते हैं? X लगा सकते हैं ना, C भी नहीं लगा सकते, C फाइंड करना है। तो लेट द एंगल्स A and B be 2A and 2x, 2x and 3x respectively, 2x and 3x respectively। अब देखो बेटा 2x plus 3x is equal to 90 डिग्री लिखूंगा मैं, पता है क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनको प्लस करके 90 आएगा। तो 5x कितना आ गया? 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिग्री। x कितना आ गया आपका? 18। अभी चैन नहीं पड़ा, अभी 2x निकालना है, 3x निकालना है, फिर c निकालना है। तो मुझे a कितना दिया था? 2x यानी 2 into 18। b कितना दिया था? 3x यानी 3 into 18। अपन बोल देंगे कि b plus c equal to 180 डिग्री। क्यों? अब लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर। कितना लिख के आना है? खाली लीनियर पेयर लिखा होगा तो खोपड़ी फोड़ देगा तुम्हारा टीचर। ठीक है। तो b कितना था तुम्हारा? b 54 था ना, निकाला था ना आपने। प्लस c इज इक्वल टू 180। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 54, 126 डिग्री। कितना आ गया? 126 डिग्री। समझ आ गई बात? इसमें एक चीज ना, अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री टीचर ना कॉम्प्लीमेंट्री लिखने से काट सकता है नंबर, तो आप ऐसे लिख देना कि एंगल पहले तो POY दिख रहा है, प्लस एंगल POX कितना है? 180। दोनों लीनियर पेयर है ना। ये 90 है ना पूरा, तो नहीं बनाएंगे अभी उसको। तो देखो ये 90 है, POX कितना हो जाएगा? लीनियर पेयर लिख के एंगल POX कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अब POX दो एंगल से बना है, एंगल POX इज इक्वल टू A प्लस B। A की वैल्यू 2A है, नहीं 2x है, और B की वैल्यू 3x है, इक्वल टू 90। तो 5x इज इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू 80। आप ये वाला स्टेप मत करना, ठीक है? ये वाला स्टेप मत करना, तो टीचर नंबर काट ही देगा आपका, तो ये हटा दो। क्योंकि वो पूछेगा ना कि 90 कहाँ से आया, तब टीचर नंबर काट सकता है आपका, ठीक है? इसलिए चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3। POQ भी है, एक O भी है। POQ एक लाइन है जिसपे ना OR परपेंडिकुलर है। गिवन क्या दिया है? OR इज, देखो OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, OR किस पे परपेंडिकुलर दिया है? PQ पे। समझ में आ गई बात? OR किसको परपेंडिकुलर दिया है? PQ पे। दैट इज एंगल ROQ, QOR नाम है वैसे, उसका क्या नाम है? एंगल QOR। एंगल QOR इज इक्वल टू एंगल POR हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90। अच्छा, उसके बाद करा रे OS नाम की रे जो है एक और निकल रही है, जो कह रहा कि OP और OR के बीच में OS नाम की रे है। कौन से नाम की रे है? OS नाम की। तो टू प्रूव क्या करना है?
एंगल आर ओ एस, आर ओ एस कौन सा वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो राइट साइड में क्या चाहिए आपको, क्यू एस और पी ओ एस चाहिए ना, क्या चाहिए, क्यू ओ एस एंड पी ओ एस चाहिए। तो सबसे पहले क्यू ओ एस और पी ओ एस की वैल्यू निकालो, क्या करो, क्यू ओ एस और पी ओ एस की वैल्यू निकालो। प्रूफ क्या, प्रूफ, तो क्यू ओ एस कैसे मिलेगा आपको, क्यू ओ एस दिख रहा है ना, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, क्यू एस दिखाई दे रहा है ना, दिखाऊं, क्यू एस कहाँ है आपका, ये देखो, ये बड़ा सा एंगल, दो एंगल को छोड़ के आएगा, एक तो एंगल आर ओ एस और एक दूसरा एंगल आर ओ क्यू, जिसमें से आर ओ एस तो ये क्या जाएगा, आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, कितना हो जाएगा, एंगल आर ओ क्यू, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आ जाएगी एंगल क्यू ओ एस की, इसको एक ब्रैकेट में रख लो और इसको इक्वेशन 1 नाम दो। क्या नाम देना है, इक्वेशन 1, समझ आ गई बात, क्या नाम देना है बेटा, इक्वेशन 1। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, दूसरा एंगल पी ओ एस भी चाहिए ना, राइट साइड में क्या चाहिए, पी ओ एस, वो भी निकालो, एंगल पी ओ एस। तो पी ओ एस कैसे आएगा, देखो, पी ओ एस अगर मैं आर ओ पी में से, आर ओ पी दिख रहा है ना, आर ओ पी, उसमें से अगर मैं आर ओ एस निकाल दूं, आर ओ पी में से मैं एंगल आर ओ एस निकाल दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा। अब देखो राइट साइड में क्यू एस को किससे माइनस किया, पी ओ एस से, यानी इक्वेशन 1 को 2 से माइनस किया, किसको माइनस किया, इक्वेशन 1 को 2 से माइनस किया, तो 1 माइनस 2 वी गेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू, क्यू एस की वैल्यू पहले रखो, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ पी प्लस एंगल आर ओ क्यू। अब देखो तुम्हें पता है, ठीक है, क्या पता है, एंगल आर ओ एस की तो हमें कोई वैल्यू नहीं पता है ना, पर आर ओ क्यू की अगर मैं गौर से देखूं, आर ओ क्यू कितना है, 90 डिग्री है ना, आर ओ क्यू कितना है, 90 डिग्री, लिख दो 90 डिग्री, माइनस आर ओ पी, आर ओ पी भी 90 है, देख लो, आर ओ पी कितना है, 90, तो ये 90 प्लस एंगल आर ओ एस लिखना था, ये ऐसे ही लिखना था, एस नहीं लिखना है, एक ऊपर वाली लाइन में ना आर ओ पी माइनस क्या करना है, आर ओ एस, ठीक है, तो माइनस आर ओ एस लिखना है, ठीक है। देखो बेटा अगर हम इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके चलें, तो देखो भैया एंगल क्यू ओ एस एंगल पी ओ एस की पूरी एक क्वांटिटी बन रही है हमारी, इक्वल टू, ब्रैकेट खोलो जरा, ब्रैकेट, तो एंगल आर ओ एस प्लस 90 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस एंगल आर ओ एस, 90 से 90 कट गया, 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू होल में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हाफ, 2 उधर जाके हाफ बन जाएगा, तो हाफ एंगल क्यू ओ एस, इसे पूरे ब्रैकेट में रखना, एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस, यही प्रूव करना था, तो यही प्रूव करना था ना, है ना, तो आप दिखाना हैंस प्रूव, तो आपका ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऐसे टेस्ट बता दूंगा, रुक जाओ, मेरे भी ऐसे ही चलते हैं, नॉट डबल, दिखा दूंगा, पी क्यू एस टी, ठीक है, ये 130 डिग्री दिया है, ये 110 डिग्री दिया है, और कह रहा ना आपको ये वाला एंगल, तो इसका नाम है आर, गिवन जो दिया है वो देख लो,
पहले देखा कि पी क्यू जो है ना, लाइन पी क्यू वो किसके पैरेलल है, एस टी के। दूसरी चीज जो इन्होंने गिवन दी है वो क्या दी है कि एंगल पी क्यू आर कितना दिया है 110, और तीसरी चीज जो गिवन दी है वो क्या दी है, एंगल टी एस आर या आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, अब जो फाइंड करने को बोला, टू फाइंड एंगल क्यू आर एस पता है कौन सा है, लाल से मार्क कर देता हूँ, ये वाला, ये फाइंड करना है। तो अपन ने देखा हम कुछ भी कर ले हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना जब तक हम कंस्ट्रक्शन ना करें, तो अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है मेरा, देखो एक्स वाई नाम की एक लाइन बनाई है, ठीक है, और ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू थ्रू आर। पी क्यू के पैरेलल बना दी, पी क्यू के पैरेलल एक्स आर पैरेलल है ना, थ्रू आर, कहाँ से, आर से। बात समझ में आई? तो प्रूफ पहले तो वो कि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा प्रूफ नहीं है, सॉरी, ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, आर पैरेलल टू ईच अदर। तो देखो बेटा यहाँ पे आपका पहले से आपको बोला था कि जो एस टी है वो किसके पैरेलल है, पी क्यू के, और अभी कंस्ट्रक्शन से आपने पी क्यू किसके पैरेलल बना दिया है, एक्स वाई के। ठीक है, किसके, एक्स वाई के। बात समझ में आई? तो एस टी इज पैरेलल टू पी क्यू, और पी क्यू किसके पैरेलल था, एक्स वाई के, जिसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट कि एस टी और एक्स वाई भी आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, मतलब तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। अब मैं अगर गौर से आपको दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं पी क्यू अगर एस एक्स आर के पैरेलल है तो एंगल पी क्यू आर जो आपको ऑलरेडी दिया, और एंगल एक्स आर क्यू या क्यू आर एक्स दिख रहा है, क्यू आर एक्स बोले तो दिस ग्रीन वाला, आई एम मार्किंग विद ग्रीन कलर, दिस ग्रीन वाला एंगल एंड दैट ब्लैक वाला एंगल 110 वाला, और ये कितना हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है और दोनों अंदर हैं, सेम साइड है और अंदर हैं, तो को इंटीरियर होगा। अल्टरनेट बोल रहा था एक लड़का, तो को इंटीरियर होगा। तो आप बोलेंगे कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, ये पूरा लिखना है, व्हेन लाइंस आर को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो पी क्यू आर आपको 110 दिया हुआ है, दिया है ना, तो एंगल क्यू आर एक्स कितना आ जाएगा, 180 माइनस 110 यानी 70 डिग्री। तो बेटा क्यू आर एक्स कितना आ चुका है आपका, 70 डिग्री आ गया, 70 कितना आ गया ये 70। अब देखो तुम एंगल आर एस टी यानी वो एंगल एस, एंगल आर एस टी और एक ये वाला एंगल, ये दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, एस टी पैरेलल टू आर वाई है ना, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल, जो कि सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप लिखना एंगल आर एस टी एंड एंगल एस आर वाई, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब सिर्फ को इंटीरियर लिख लेना एंगल्स, क्यों, क्योंकि एक बार आप पूरा लिख चुके हो तो दोबारा सिर्फ को इंटीरियर लिख के छोड़ देना। अब आर एस टी की वैल्यू कितनी थी 130, तो एस आर वाई कितना जाएगा, एंगल एस आर वाई आ जाएगा आपका 50 डिग्री। कितना जाएगा बेटा, कितना आया 50, तो ये मेरा 50 आ गया। अब तुम गौर से देखो, ये हरा वाला, नीला वाला, लाल वाला एक लाइन के ऊपर है ना, एक लाइन के ऊपर है, तीनों एंगल को प्लस करके 180 आता है। तो आप लिखना एंगल क्यू आर एक्स, एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल एस आर वाई प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू कितना 180। सम ऑफ ऑल एंगल
angles formed on a line, है ना, line is 180 degree, ठीक है, is 180 degree। तो QRX कितना था आपका, 70 डिग्री था, ये 50 डिग्री था, और QRS is equal to 180, तो 120 प्लस एंगल QRS is equal to 180, एंगल QRS is equal to 60 डिग्री। QRS कितना हो गया, 60 डिग्री। गिवन क्या दिया है कि PQ नाम की लाइन PS के परपेंडिकुलर है, दिख रही होगी आप, और PQ नाम की लाइन SR के या RS के पैरेलल है, ठीक है, दोनों क्या है आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। एंगल SQR, कौन सा, SQR 28 डिग्री है, सॉरी 28 डिग्री है, और एंगल QRT कितना है, 65 डिग्री। कह रहा फाइंड X एंड Y। तो बेटा गौर से देखो, आपको अगर मैं बोलूं कि थोड़ी देर के लिए ये वाला ट्रायंगल भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो, QRS नाम का ट्रायंगल देखो, तो एंगल QRT एक्सटीरियर एंगल, बाहर की तरफ है ना QRT, एंगल QRT बाहर है ना एक्सटीरियर एंगल, और एंगल Q और एंगल उसके अपोजिट में इंटीरियर है, एंगल Q और एंगल S उसके अपोजिट में इंटीरियर है, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लग जाएगी। कौन सी थ्योरम लग जाएगी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है, कौन सी थ्योरम लग जाएगी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो आप लिखेंगे कि इन ट्रायंगल QRS जो एंगल QRT है इसके बराबर होगा एंगल SQR प्लस एंगल इसके, बोलो, एंगल SQR हो गया और एक एंगल QSR हो गया, ठीक है, किसके बराबर हो जाएंगे, QSR के, ठीक है। तो वैल्यू रख दो भैया, ये 65 है, SQR दिया हुआ 28 है, और ये एंगल QSR है, एंगल QSR कितना आ जाएगा आपका, 37 डिग्री। कितना आ जाएगा, बात समझ में आ गई, एंगल QSR कितना आ जाएगा, 37, आगे 37। अब ये 37 अल्टरनेट है किसके, X के ना, Z बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो X इज इक्वल टू, अच्छा ये क्यों है, इसका रीजन देंगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो एंगल X की वैल्यू कितनी आ गई, 37, X की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 37। अच्छा क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो y की वैल्यू 20 आ जाएगा, when lines are parallel। अब हमारा y भी बच रहा है अभी, तो अगर हम देखें तो y उल्टा z बना रहा है, ऐसे करके देखो, P से जाओ S, फिर Q, फिर R, तो एक ये बन रहा है ना, तो आप लिखते हैं ना y इज इक्वल टू 28 डिग्री, y भी कितना हो जाएगा, 28 डिग्री हो जाएगा, y बराबर 28 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, अब जरूरत नहीं है, एक बार आप मेंशन कर चुके हैं ना इस चीज को, ठीक है, क्लियर होगी बात, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं कुछ प्रूफ्स करा देता हूँ इस चैप्टर को, सीधे फिर आपको एक कराऊंगा मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ठीक है। और ग्राफ वाले क्वेश्चंस में कह रहे हैं कि करेक्ट ट्रायंगल PQR है, एक ट्रायंगल है उसका नाम है PQR, और कह रहा है इसकी साइड QR को एक्सटेंड किया है S तक, कहाँ तक किया, S तक, ठीक है, और कह रहा कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS,
कह रहा पी क्यू आर का एक बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर है? पी क्यू आर का, यानी एंगल क्यू का, और एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर वो कहाँ मिल रहे हैं? जाके टी पे। कहाँ मिल रहे हैं? टी पे। तो देखो क्यू पी क्यू आर यानी क्यू से निकलेगा उसका बाइसेक्टर, ये रहा, ये देखो ये गया। और ऐसे कह रहा पी आर एस का भी बाइसेक्टर एक आर से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? आर से। और कह रहा कहाँ कट करेगा जाके एक दूसरे को? टी पे। कहाँ पे कट करेगा? टी पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी। तो कह रहा कि ना बाइसेक्टर तो ये एंगल बराबर हो जाएगा, और ये पी आर एस का बाइसेक्टर तो ये वाला इस वाले के बराबर हो जाएगा। अब गिवन क्या दिया है बेटा? गिवन दिया है कि ना आपको कि क्यू टी बाइसेक्स एंगल पी क्यू आर, दैट इज, जिसने गिवन लिखना सीख लिया ना इस क्वेश्चन में, वो 2 मिनट में क्वेश्चन निकाल देगा, ठीक है। और 3 से 4 नंबर का आता है क्वेश्चन। देखो क्यू टी बाइसेक्स एंगल पी क्यू आर, तो बाइसेक्ट का मतलब एंगल पी क्यू टी, कौन सा? एंगल पी क्यू टी और टी क्यू आर क्या हो जाएंगे? इक्वल। और ये हाफ हो जाएंगे किसके? एंगल पी क्यू आर के। जिसका बाइसेक्ट होता है उसका हाफ हो जाता है, पहली चीज, ठीक है। ऐसे ही एक आर टी भी बोला है, आर टी किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल पी आर एस को, दैट इज पी आर एस, समझ में आ रहा है? पी आर एस इसको बाइसेक्ट कर रहा है कौन? आर टी। कौन बाइसेक्ट कर रहा है इसको? आर टी बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज कि आप क्या बोलेंगे कि एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल टी आर एस, और ये हाफ ऑफ एंगल पी आर एस। समझ आ गई बात? तो प्रूफ क्या करना है? तो प्रूव करना है कि एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर, क्यू टी वो हवा में जो टी लटक रहा है वो, इज हाफ ऑफ, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू टी आर, उस एंगल पी के, एंगल टी उस एंगल पी के हाफ है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने कईयों बार कराया हो, और आज एक बार और लास्ट टाइम। चलिए तो अब देखो बेटा, अब सबसे पहले ट्रायंगल पी क्यू आर देखो सभी लोग, प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ पे, प्रूफ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन सा वाला? पी क्यू आर। पी क्यू आर के बाहर एक एंगल बना है पी आर एस। आंचल दिखाई दे रहा है? देखो इधर, ये पी क्यू आर है, इसके एक्सटीरियर में एक एंगल बन रहा है जिसका नाम क्या है? पी आर एस। तो अपन बोल सकते हैं कि एंगल पी आर एस जो है ना, पी आर एस वो एंगल दिस प्लस एंगल दिस के बराबर होता है। अपने ये जो बाहर वाला एंगल होता है ना, बाहर वाला एंगल पी आर एस, वो अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी एंगल पी आर एस किसके बराबर हो जाएगा? एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल इसके, और किसके? क्यू पी आर हो गया, और क्या लिख सकते हैं अपन? क्यू बीच में ले लिया ना, क्यू पी आर की बीच में ले लिया, और पी क्यू आर और पी क्यू आर के। यहाँ से अपन को क्यू पी आर की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि मुझे टू प्रूफ में क्यू पी आर चाहिए। क्या चाहिए? क्यू पी आर चाहिए। तो अपन लिखेंगे कि एंगल पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा? एंगल क्यू पी आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा? एंगल क्यू पी आर। बात समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? आ गई ना। ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल देखो, कौन सा वाला? क्यू टी आर दिख रहा है सबको? क्यू टी आर, ट्राइंगल क्यू टी आर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? टी क्यू आर और ये एस, तो इसका एक्सटीरियर कौन बन जाएगा? एंगल टी आर एस। तो इन ट्राइंगल क्यू टी आर, एंगल टी आर एस जो बाहर एंगल है किसके बराबर होगा? एंगल टी और एंगल क्यू के बराबर। एंगल टी और एंगल क्यू के बराबर, यानी एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। और मुझे क्या चाहिए? क्यू टी आर चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा यहाँ लिखना, सॉरी मैंने रीजन नहीं लिखा है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये भी किससे हो रहा है? बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। मुझे क्यू टी आर की वैल्यू चाहिए, लेफ्ट साइड में किसकी वैल्यू चाहिए? क्यू टी आर की। क्यू टी आर की वैल्यू निकालो जरा।
क्यू टी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, यही है ना। ठीक है, अब देखो बेटा, अब तुम गौर से देखो, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, इक्वेशन 1। तो मेरे पास ना इक्वेशन, ये मेरी इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 2 क्या कह रही है कि टी आर एस माइनस टी क्यू आर इसके बराबर है एंगल क्यू टी आर के, इसके बराबर है बेटा एंगल क्यू टी आर के। अब तुम देखो टी आर एस किसका हाफ है, ढूंढो जरा, ढूंढो स्क्रीन पे, टी आर एस किसका हाफ है। देखो देखो गिवन में देखो कहाँ लिखा टी आर एस किसका हाफ है, हाफ ऑफ टी आर एस। टी आर एस किसका हाफ है, दिख रहा है ना, टी आर एस किसका हाफ है, टी आर एस का, तो इसकी जगह कर दो हाफ ऑफ एंगल पी आर एस। ऐसे टी क्यू आर किसका हाफ है, हाफ ऑफ पी क्यू आर, किसका हाफ है, हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, और ये किसके इक्वल है, एंगल क्यू टी आर के। हाफ कॉमन ले लो जरा, हाफ कॉमन ले लो, हाफ ब्रैकेट एंगल पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। अब देखो फ्रॉम 1 से आपके पास पी आर एस माइनस पी क्यू आर कितना दिया हुआ, पी आर एस माइनस पी क्यू आर किसके बराबर है, तो पी आर एस माइनस पी क्यू आर की जगह क्या पुट करना है अपन को, पी आर एस माइनस पी क्यू आर की जगह क्या पुट करना है, क्यू पी आर। तो हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इसके बराबर हो जाएगा एंगल क्यू टी आर, यही प्रूव करना था। पहली थ्योरम जो आपको प्रूव करने को आ सकती है वर्टिकली अपोजिट थ्योरम, कि इफ टू लाइंस intersect each other then the vertically opposite angles are equal, vertically opposite angles are equal। ठीक है, पहली थ्योरम जो आपको प्रूव करने को आएगी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके लिए आप क्या करना है, मेरी बात मान लो, सिंपल सा फंडा है, वही अपनाना है आपको। कि आपको ना 2 लाइनें लेनी, एक का नाम रख देना ए बी और दूसरे का नाम रख देना सी डी। ये रही मेरी ए बी, ये रही ये ए बी लाइन, और ये मेरी सी डी रही, और इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ पे कट कर रही। मैंने मान लिया ये मेरा एंगल 1 है, ये मेरा एंगल 2 है, ये मेरा एंगल 3 है, और ये मेरा एंगल 4 है। गिवन क्या दिया है, गिवन इतना ही दिया है कि ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स intersecting each other at O। एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं, O पे कट कर रही हैं। कहाँ कट कर रही हैं बेटा, O पे कट कर रही हैं। तो टू प्रूव जो आपको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है आपको कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है एंड एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। यही है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो प्रूफ पे आओ, प्रूफ पे, और जैसे मैं सिखा रहा हूँ झटके से 2 से 3 लाइन में खत्म। प्रूफ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, एंगल 1 प्लस 2 एंगल कितना है 180। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एक बार ये लिख देना पूरा, उसके बाद आधा आधा लिख दोगे, एलपी भी लिख दोगे, चल जाएगा, लेकिन एक बार को लिखना पड़ेगा। इक्वेशन 1, अभी एंगल 1 और 2 लिए, अब एंगल 2 और 3 ले लो। एंगल 2 प्लस 3, 2 कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स का सम पकड़ना है आपको, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों, एलपी। इक्वेशन 2, गौर से देखो 1 और 2 दोनों किसके बराबर है, 180 के बराबर है ना। तो फ्रॉम कॉन्सेप्ट लगेगा, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या, 1 कहता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर है 180, और 2 कहता है 180 किसके बराबर है एंगल 2 प्लस एंगल 3 के।
180 गैप कर दो तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 से एंगल 2 कट जाएगा, एंगल 2 से एंगल 2 कट जाएगा, तो बचता क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये मेरा बच जाएगा। बात समझ में आ गई? अभी एक ही हुआ, अभी दूसरा खत्म करना है। 2 और 4 भी तो इक्वल करने हैं, तो 2 और 4 के लिए पता है क्या ले लो, एक बार 2 3 3 4, 2 3 3 4 दोनों में 3 कैंसिल हो जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आएगा, 180, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना आएगा, 180। तो हम लिखेंगे कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है, 180। क्यों, लीनियर पेयर। थर्ड इक्वेशन, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना है, 180। क्यों, लीनियर पेयर। 4, तो फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 वी गेट एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। 3 से 3 कैंसिल, तो एंगल 2 बराबर एंगल 4। तो हमारे दोनों केसेस प्रूव हो गए, हेंस प्रूव। जो जो प्रूव करना है वो डब्बे में डालते आना, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक है, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल प्रूव करने को आ सकती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल प्रूव करने को आ सकती है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। देखो भैया, मान लो हमारे पास एक ABC नाम का ट्रायंगल है, ABC। ये मेरा एंगल 1 ले लो, ये एंगल 2 ले लो, और ये एंगल 3 ले लो। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन है कि ट्रायंगल ABC विद एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, बस इतना ही दिया है ना। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, इसकी एक थ्योरम होती है। थ्योरम क्या है, तो थ्योरम ये होती है कि द सम ऑफ, ठीक है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, कुछ भी कर लो, 180 ऐसे तो नहीं आने वाला। तो अपन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। जैसे ही तुम कंस्ट्रक्शन करोगे ना, झटके से 2 मिनट में करना है, आपका 1 मिनट में करना है। क्या करना, ए से XY नाम की लाइन एक पैरेलल बना, XY नाम की एक लाइन पैरेलल बना। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रॉ XY पैरेलल टू AB थ्रू, कहाँ से, नहीं AB नहीं, BC। किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल बना, थ्रू कहाँ से बताओ, A से। अच्छा, तो देखो अब ये मान लो आपका बन जाएगा एंगल 4 ले लो, और ये मान लो आपका बन जाता है एंगल 5। तो तुम खुद देखो, एंगल 4 और एंगल 2 Z बना रहे हैं, ना, प्रूफ। तो लिखना कि when lines are parallel, alternate interior angles are equal, are equal, are equal। ठीक है, तो भैया देयरफॉर अपन क्या कह सकते हैं कि एंगल 2 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो गया, इक्वेशन 1। एंड ऑल्सो एंगल 5 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के, हो गया ना, इक्वेशन 2। अब मैं एंगल 1 एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5 करूं तो एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं ना, 4 1 5 एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं। गौर से देखो, अच्छा XY के ऊपर 4 1 5 एंगल बन रहा है ना। अब हमारा क्या दिया है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ ऑल द एंगल्स
ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री। कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। अच्छा, पर आपका एंगल 1 तो 1 ही रहेगा। 4 किसके बराबर है? एंगल 2 के। देखो ना, एंगल 4 किसके बराबर है? 2 के ना। एंगल 4 किसके बराबर है? 2 के। तो जहां 4 था वहां 2 कर दिया, और 5 किसके बराबर? एंगल 3 के। तो 5 की जगह क्या छाप दिया? एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी हमारी prove हो गई। इसके बाद जो हम प्रूव करने जा रहे हैं वो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम देखिए बच्चों आप लोग, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये कहती है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, मान लो अपन ने क्यूआर को प्रोड्यूस किया, एक ट्रायंगल था पीक्यूआर, उसकी एक साइड क्यूआर को अपने प्रोड्यूस यानी और एक्सटेंड कर दिया। ये ना लाइन है, एक लाइन हमारा थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, एक लाइन समझ लेना, ये कि सेम लाइन पे है ये, ठीक है। किस पे है? सेम लाइन के ऊपर। तो अपन ने क्या किया, इसको प्रोड्यूस कर दिया और प्रोड्यूस करके लेके गए एस। कहाँ तक लेके गए? एस। तो अब ये जो बाहर एंगल पीआरएस बन रहा है ना, बाहर कौन सा एंगल बन रहा है? पीआरएस। कौन सा वाला एंगल बन रहा है? पीआरएस। इसका सम मतलब ये जो पीआरएस है वो पता है किसके बराबर है? कह रहा है कि पीआरएस अपने अपोजिट, पीआरएस यानी एंगल आर, अपने अपोजिट अंदर की तरफ जो एंगल बन रहे हैं, आर के अपोजिट अंदर की तरफ कौन से एंगल बन रहे हैं? एक तो एंगल पी बन रहा होगा और एक एंगल कौन सा बन रहा होगा? क्यू। तो कह रहा है एंगल पीआरएस एंगल पी प्लस एंगल क्यू के बराबर आता है। एंगल पीआरएस किसके बराबर आता है? एंगल पी प्लस एंगल क्यू के बराबर आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये पीआरएस क्यूपीआर हटाने के लिए ना सीधे थोड़े से इनको सिंपल नेम दे देता हूँ। इसको मान लो मैंने एंगल 1 दे दिया ना, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, आपको याद रहे इसलिए अपन एक काम और कर लेते हैं, इसको 3 लाइन बना देते हैं। तो इसको एंगल 3 नाम दे दिया, और बाहर वाले को आप एंगल 4 नाम दे दो। बाहर वाले को क्या नाम दे दो? एंगल 4, ठीक है। तो गिवन दिया है अ ट्रायंगल PQR। क्या दिया है? अ ट्रायंगल PQR विद एक्सटीरियर एंगल। विद एक्सटीरियर एंगल कौन सा? एंगल PRS, दैट इज एंगल 4। कौन सा? एंगल 4 के साथ दिया होगा, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है कि जो एंगल 4 है यानी एंगल PRS, कौन सा एंगल? PRS यानी एंगल 4, वो बराबर होगा इसके अपोजिट में, आर के अपोजिट में कौन सा? एक एंगल P है और एक एंगल Q है। P को 1 से डिनोट कर रहे हैं और Q को 2 से, यानी एंगल 4 1 + 2 के बराबर है। समझ में आई बात? तो भैया देखो बहुत ईजी है इसका प्रूफ, 2 लाइन, ज़्यादा नहीं लेकिन 3 नंबर का आएगा, 3 से 4। तो प्रूफ क्या है कि आप लिखो पहले तो कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल 3 और एंगल 4 क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये इक्वेशन 1। ऐसे ही मैं बोलूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल 1 2 3 ट्रायंगल के तीनों अंदर के एंगल है ना, प्लस करोगे कितना आएगा? 180 आएगा। ये इक्वेशन 2। 1 और 2 किसके बराबर जा रही हैं? इक्वेशन 1 और 2 किसके बराबर जा रही हैं? 180 के ना। तो फ्रॉम 1 and 2 we get इक्वेशन 1 आपकी कहती है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 के बराबर है, और 2 कहती है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 के बराबर है। 180 गायब कर दो तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 3 से एंगल 3 उड़ जाएगा, स्वाहा। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। दिस इज नहीं 2, this is what you need to do and prove। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। बता के दोबारा लिख देता हूँ, किसी को ना पता है L2 L3 देखो कितनी चीजें नजर आ रही हैं इसमें। ये एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। ज्योमेट्री कराना। पोस्टुलेट क्या है?
things which are equal, assumptions specific to ज्योमेट्री, ऐसी assumption जो ज्योमेट्री से स्पेसिफिक हो, ज्योमेट्री से रिलेटेड हो। और एक्सियम्स क्या है? assumptions, ठीक है, not specifically linked for geometry। मतलब जरूरी नहीं है कि ज्योमेट्री से रिलेटेड हो, लेकिन पोस्टुलेट हमेशा किससे रिलेटेड होंगे? ज्योमेट्री से रिलेटेड होंगे। तो यूक्लिड्स के एक्सियम्स देख लो, यूक्लिड के एक्सियम्स। आप भी समझ लो बेटा, उसके बाद ये चैप्टर नहीं समझाऊंगा मैं, ठीक है। यूक्लिड्स एक्सियम, सबसे पहला एक्सियम जो रहेगा पहले समझने पे फोकस करो कि थिंग्स which are equal to the same thing are equal to one another, are equal to one another, equal to one another। अब क्वेश्चन कैसा आता है वो देख लो। कहेगा आपको इफ ए बी जो है, सुनो, कहेगा इफ ए बी जो है इक्वल टू दिया है बी सी के, किसके इक्वल दिया है? बी सी के। और बी सी जो दिया है इसके बी सी, देखो, और साथ में ये बोला है कि आपका ये बी सी इसके इक्वल है, बी सी जो दिया है वो सी डी डी के इक्वल है। किसके इक्वल दिया है? डी के। ऐसा देखा कि इफ ए बी इज इक्वल टू यार सी डी होना चाहिए था ना। शट अप, क्यों? चुप हो जाओ। इफ ए बी इक्वल टू आपको दे रहा है वो, अगर ए बी जो है वो आपको किसके बराबर दे रहा है? अरे सी डी लिख दिया, ये गलत कर दिया मैंने यार, काम ही गलत कर दिया। बोला था ना, कह रहा ए बी सी डी के बराबर है और ये ई एफ के बराबर है। सी डी किसके बराबर है? ई एफ के। मतलब कह रहा है कि इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी है एंड सी डी इज इक्वल टू ई एफ है, प्रूव दैट ए बी जो है वो ई एफ के बराबर होगा। ए बी किसके बराबर होगा? ई एफ के। तो अब पहले लिखना ये वाला पोस्टुलेट कि सिंस थिंग्स which are equal to the same thing are equal to one another। therefore हम कह सकते हैं कि ए बी जो है पहले किसके बराबर दिया था? सी डी के, और सी डी किसके बराबर दिया हुआ है? ई एफ के। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी किसके बराबर हो जाएगा? ई एफ। ये एक्सियम की वजह से होते हैं, ठीक है? किसकी वजह से होते हैं? एक्सियम के। अब ये कॉन्सेप्ट आप ज्योमेट्री में भी लगा सकते हो, लगाते हैं ना आप, बस ये ज्योमेट्री के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो इसलिए एक्सियम बोला कि ज्योमेट्री से एसोसिएटेड नहीं है, ज्योमेट्री से एसोसिएटेड नहीं है। अच्छा, दूसरा देखते जाना क्वेश्चन जो आते हैं आपके पेपर में बहुत गौर से, कि इफ इक्वल्स आर एडेड, if equals are added to equals, the wholes are equal, the wholes are equal। क्वेश्चन आएगा, पहले एक लाइन बनाएगा ए बी सी डी, ठीक है? और क्वेश्चन लिखेगा कि इफ ए बी जो है सी डी के बराबर है, इफ ए बी सी डी के बराबर है, प्रूव दैट ए से सी बी से डी के बराबर है, ए सी बी डी के बराबर है। गौर से समझना। तो अब दोबारा लिखोगे कि सिंस इफ इक्वल्स आर एडेड
ये पूरा लिखना है, ठीक है। आर इक्वल, तो देखो भाई हमें क्या इक्वल दिया है, ए बी किसके बराबर दिया है, सी डी के। ए बी किसके बराबर दिया है, सी डी के। कह रहा ए सी, ए सी ए बी में क्या ऐड करो कि वो ए सी बन जाए, बी सी, है ना। और ऐसे ही सी डी में क्या ऐड करो वो बी डी बन जाए, बी सी। यानी हमें बी सी दोनों तरफ ऐड करना है, एडिंग बी सी टू बोथ साइड। ए बी इक्वल था, सी डी इक्वल था ना, ए बी सी डी इक्वल थे। अब उसमें अपन ऐड कर रहे हैं इक्वल, इक्वल बोले तो बी सी, इधर भी ऐड कर रहे हैं बी सी, इधर भी ऐड कर रहे हैं, तो आपका ए सी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, समझ आ गई बात। हाँ चल श्रेया, आप सबको आगे समझ। तीसरा माइनस का है, इसका उल्टा। तीसरा है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स the remainders are equal, the remainders are, ये क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन देखो, इस पे जो क्वेश्चन आएगा कि कहेगा एक लाइन है ए बी सी डी, तो आपसे कहता है कि इफ ए सी बी डी के इक्वल है, ए से सी बी से डी के बराबर है, प्रूव दैट नजर हटी दुर्घटना घटी। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ए बी सी डी के बराबर। इस बार क्या बोल दिया, ए सी किसके बराबर दिया, बी डी के। अब तुम देखो ए सी से ए बी बनाने के लिए क्या माइनस कर दें, बी सी। देखो ना ए बी, देखो ए सी बी डी के बराबर है ना चल। अगर मैं ए सी से बी सी निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, ए बी। ऐसे बी डी से बी सी निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, सी डी। तो लिखना कि सिंस इफ इक्वल्स आर subtracted from equals, the remainders are equal। पूरा लिख के है ना, डॉट मत मारना, टीचर डॉट मार देगा पर। तो हमारे पास क्या है, वी हैव, क्या है हमारे पास है ए सी इक्वल टू बी डी। अब लिखना सब्ट्रैक्टिंग क्या, बी सी, इक्वल है ना बी सी, फ्रॉम बोथ साइड, तो ए सी बराबर बी डी दिया था, इसमें से भी आपको बी सी निकालना और उसमें से भी बी सी निकालना। तो ए सी में से बी सी निकाल दो तो ए बी बचता है, और बी डी में से बी सी निकाल दो तो सी डी बचता है। वो क्या हो जाएगा, 2। समझ आ गई, बराबर रखा हुआ था मैंने, चेयर पीछे कर दी। चलो फोर्थ, थिंग्स which coincide with one another are equal to one another। अभी कोइंसाइड का मतलब है जो पूरी तरीके से ढक ले, कवर कर ले, ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम, उसको कोइंसाइड कहते हैं। समझ वाली बात, जो पूरी तरीके से कवर कर ले एक चीज को, दूसरी चीज पूरी तरीके से अगर कवर कर रही है और ना ज्यादा है ना कम, तो वो कोइंसाइड कहलाता है। इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, इस पे क्वेश्चन आता है बेटा आपका कि ये आपके एग्जाम्पल 1 की तरह है, आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 1 है, कह रहा कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है, बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, बी कहाँ लाई करता है, बिटवीन ए एंड सी के, देन प्रूव दैट आपको प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। लाइन पहले डायग्राम बनाओ, उसमें पहले क्या करो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के देगा वैसे, लेकिन कॉपी में फिर बना के आना है ना,
पेपर में अगर डायग्राम बना भी है तो भी डायग्राम बनाओगे सॉल्व करते टाइम, अगर डायग्राम नहीं बनाया टीचर नंबर काट देगा। चाहे वो ट्रायंगल का क्वेश्चन हो, चाहे वो लाइंस एंड एंगल्स का हो, चाहे किसी का भी हो, जहाँ डायग्राम है वहां बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ए बी बी सी, ए बी बी सी। तो देखो भैया, आप कुछ नहीं करना, सिर्फ यही लिखना कि सिंस थिंग्स विच कोइंसाइड डॉट 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 वन अनदर। ठीक है, वन अनदर। तो मैं देखो ए बी और बी सी जोड़ू, ए बी और बी सी जोड़ू और उसको ए सी के ऊपर ला के रख दूँ। ए बी और बी सी को जोड़ के अगर मैं ए सी के ऊपर ला के रख दूँ तो पूरी तरीके से कवर करेगा ना, कोइंसाइड करेगा ना। प्रूव हो गया, खत्म। The whole is greater than the part। ये रट्टा मार के जाना है। The whole is greater than the part मतलब कहेगा कि जैसे ना क्वेश्चन दे देगा कि एक लाइन है, एक लाइन ए बी सी एक लाइन है, कहेगा प्रूव दैट ए बी जो है वो ए सी से बड़ा है, बी सी जो है वो, if A B C are on a line AC, इस लाइन के ऊपर है AC के, prove that कि AB जो है वो AC से छोटा होगा और BC भी जो है वो AC से छोटा होगा। बात समझ में आ गई है? तो कुछ नहीं लिखना, लिखना कि सिंस दी होल डॉट 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 दी पार्ट। ठीक है, होल AC है, होल क्या है AC, उसका पार्ट AB और BC है, तो AB जो है वो AC से छोटा हो जाएगा और BC भी AC से छोटा हो जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सा वाला लग रहा है। ठीक है, पहले के 3 जरूरी थे कि प्लस करना पड़ रहा था, माइनस करना पड़ रहा था, और एक में इक्वल टू रखने पड़ रहे थे। बाकी तो सब थ्योरम लिखो, एक्सियम लिखो और चिपका दो। छठा वाला क्वेश्चन नंबर 6, मतलब 6 नहीं, एक्सियम 6। तो दानी थिंग्स which are double of the same thing are equal to one another। ठीक है, ऐसे समझो। इसके लिए क्वेश्चन बोलेगा कि इफ, मान लो पहले डायग्राम बना देगा कि एक ABC नाम की लाइन है, एक ABC नाम की लाइन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इफ AC जो है A से C is 2 times AB and AC जो है वो इसके दिया है 2 times BC भी दिया है। AC AB का डबल है और AC BC का भी डबल है। प्रूव दैट, तो आपको प्रूव करना है कि AB जो है वो BC के बराबर है। तो बस कुछ नहीं करना, आप लिखना कि सिंस थिंग्स which are double of blah 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 one another। ठीक है, आपने लिख दिया। तब कुछ नहीं करना, देखो AC जो है वो 2 times AB और 2 times AB किसके बराबर है, मैंने उधर लिख दिया ना। हाँ, AC जो है वो 2 times AB है और साथ में 2 times BC भी, तो कितना है AC है ना, 2 times BC भी कितना है, देखो 2 times BC किसके बराबर है AC के, और 2 times AB किसके बराबर है AC के, बीच का AC उड़ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 2BC is equal to 2AB, 2 से 2 तो BC बराबर AB, हेंस और ये भी कह सकता है कि प्रूव B is the मिड पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, B मिड पॉइंट हो गया क्योंकि B ने ही 2 बराबर टुकड़े किए हैं, तो देयरफॉर B is मिड पॉइंट ऑफ AC।
AC। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रूव करो कि अगर AC AB का डबल है और AC BC का डबल है तो B मिड पॉइंट है या फिर BC AB बराबर है। समझ में आ गई बात? कैसे भी क्वेश्चन पूछ देगा। लास्ट है आपका क्वेश्चन 7 एक्सियम हाफ वाला कि थिंग्स which are halves of the same things are equal to one another। ठीक है, वो किसके इक्वल है? वन अनदर के इक्वल है। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको, अगेन यही दे देगा कि कहेगा एक ABC नाम की लाइन है और कहेगा कि क्वेश्चन डायग्राम बना के देगा कि इफ, आपको बोल देगा AC लाइन है, B उसके बीच में है, B इसके बीच में है और साथ में बोलेगा कि इफ, ठीक है, AB इज हाफ ऑफ AC एंड ठीक है BC जो है वो हाफ ऑफ इसके है अगेन AC के, प्रूव दैट B इज मिड पॉइंट। B क्या है? मिड पॉइंट है। और ये भी बोल सकता है कि AB किसके बराबर है? BC। तो कुछ नहीं करना, आपको लिखना है कि थिंग्स which are halves वन अनदर। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिखना बेटा क्या कि AB जो है वो किसका हाफ है? AC का। और हाफ ऑफ AC किसके बराबर है? BC के भी बराबर है। AC चला जाएगा B से, तो AB इक्वल टू BC आ जाएगा। दैट इज, आप लिख सकते हैं कि दैट इज, तो दैट इज अपन कह सकते हैं B इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, एक्सियम्स आपके साथों खत्म हो गए। इसके बाद आपकी थ्योरम्स भी आप जान लीजिए। पोस्टुलेट है कि पोस्टुलेट सारे पढ़ के जाना। ठीक है, 2 पोस्टुलेट नहीं है, 5 पोस्टुलेट है, 5 पोस्टुलेट आप पढ़ के जाना। ठीक है, पोस्टुलेट 5 डिलीटेड समझो। पोस्टुलेट 1, a straight line may be drawn from any one point to any other point। समझो इसको। आप वहां लिख के आओगे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मान लो कि लेट अ पॉइंट A एंड लेट अ पॉइंट B। कह रहा एक पॉइंट A और एक पॉइंट B है, 2 पॉइंट है। कह रहा इन दोनों को अगर आप जोड़ो तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। समझ आ गई बात? समझ आ गई? कैसी भी हो जाए लाइन, टेढ़ी मेढ़ी सीधी कैसी भी हो जाए, मतलब ये पॉइंट कैसे भी हो जाए, इधर इधर उधर 2 पॉइंट से लाइन ही बनेगी हमेशा। पोस्टुलेट 3 नहीं 2, पोस्टुलेट 2 मैडम समझ लो, हो मत, पेपर में खो जाओगी, गाली दोगी फिर मेरे को, सर ने पढ़ाया नहीं। A terminated line can be produced indefinitely लिखते हैं। मतलब ये कि हमारे पास एक टर्मिनेटेड लाइन होती है, लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ फिक्स होती है AB। ये AB टर्मिनेटेड लाइन है, 2 पॉइंट पे खत्म हो गई। कह रहा है इसको फिर आगे चाहो ना आप इस पॉइंट से कितना भी बड़ा बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई पूछे AB की लेंथ कितनी है, मैंने मान लो 4, तो AB की लेंथ 4 ही रहेगी। AB की लेंथ कितनी रहेगी? 4। आगे पीछे कितना भी बड़ा करो। समझ में आ गई बात? पोस्टुलेट 3, all circles, a circle can be drawn
A circle can be drawn with any center and any radius. कोई भी ये मान लो एक सेंटर है O, कितने भी रेडियस का आप सर्कल बना लो, ठीक है। ये मान लो ये 3 है, O डैश B डैश 4 है, समझ में आ रही बात। कोई भी सेंटर मान के और कितने भी रेडियस का आप एक बना सकती हैं सर्कल। क्लियर है? all right angles are equal to 1, कैसे भी, लेकिन पांचवें को पांचवें नंबर पे ही रखना होता है, ठीक है। पांचवें को पांचवें नंबर पे, वो बड़ा पॉपुलर है। आगे देखो, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब मान लो एक ये राइट एंगल है, एक ये राइट एंगल है, एक ये राइट एंगल है, ये सब इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि सबकी वैल्यू 90 है। अब आता है पोस्टुलेट 5। ये अक्षित की तरह वर्ड्स ऑफ वंडर है, जिसको अपन सिंपल से शब्दों में बवंडर कहते हैं। वर्ड्स ऑफ वंडर को शॉर्ट फॉर्म में बवंडर कहा जाता है। तो ऐसी अक्षित भी जो है हमारे बवंडर हैं, और ये वाला भी बवंडर है। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ते जाइए, फिर मैं समझा देता हूँ। कि इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines make the interior angles makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles. Then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles. समझो कि a straight line falling on two straight line। तो पहले हमारी दो स्ट्रेट लाइन थी, एक ये थी और दूसरी ये थी। दोनों स्ट्रेट हैं, थोड़ी आंख टेढ़ी होगी, मान लो स्ट्रेट ही है, ठीक है। ये तो अपनी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। अब एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों लाइनों के ऊपर गिर जाती है, एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों लाइनों के ऊपर गिर जाती है। तो कह रहा जिस साइड में इंटीरियर को इंटीरियर एंगल को प्लस करके 180 से कम आए, जिस साइड में को इंटीरियर एंगल को प्लस करके 180 टू राइट एंगल यानी 180 से कम आए, उस तरफ ये लाइनें अगर हम एक्सटेंड करें तो मीट कर जाएंगे। तो देखो इधर तो मैं ऐसे करते जाओ, ये हेल्थी चली जाएगी। ये देखो लाइन, अगर मैं देखूं इस तरफ से मैं प्रोड्यूस करूं इस तरफ से, तुम देख रहे हो इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो ये कभी मिल सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर तुम इसको करो प्रोड्यूस, तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और किस साइड मिलेंगे? जिस साइड दोनों, किस तरफ? जिस तरफ दोनों को इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम। ये है इसका मतलब। एक्सरसाइज 5.1 के भी 2-4 क्वेश्चन जल्दी करा देता हूँ, उसके बाद रिकॉर्डिंग भेज दूंगा घर जाके टेप पे ना, जिसका आएगा।
Exercise 5.1. Only one line can pass through a single point. False. ठीक है, कह रहा है एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास करेगी, नहीं, 2 पॉइंट से एक लाइन पास करती है, एक से तो कितनी भी बना दो। तो पहले का पहला फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? देखो एक पॉइंट है ना, इससे आप इधर को भी लाइन बना सकते हो, आप इधर को भी बना सकते हो, आप इधर को भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसका रीजन देना है infinite number of lines, infinite number of lines can be drawn from a single point. पर 2 पॉइंट को जोड़ती हुई कितनी लाइन बनेगी? सिर्फ और सिर्फ एक। 2 पॉइंट को जोड़ती हुई हमेशा एक ही लाइन बनेगी, इतना याद रखना। लेकिन सिंगल पॉइंट से कितनी भी बन सकती है। जैसे ये 2 पॉइंट को जोड़ती हुई लाइन एक ही बन सकती है, और कोई दूसरी लाइन पास करेगी इन दोनों पॉइंट से? नहीं कर सकती। सेकंड पार्ट, there are infinite number of lines which pass through two distinct points. False. अभी तो बड़ा सारा था, only single line can pass through two distinct points. Two distinct मतलब different points. कह रहा है there are infinite number of lines which can pass through two distinct points. 2 पॉइंट से infinite number of line पास होगी, नहीं, false है। only single line pass। चलो क्वेश्चन नंबर 3, a terminated line can be produced indefinitely on both the sides. True. True. ठीक है, और रीजन false है तो दे देना, और नहीं तो बोल देना कि this is true because ये एक एक्सियम है। ठीक है, या पोस्टुलेट था आपका। फोर्थ, if two circles are equal then their radii are equal. Obvious. True. ये क्या है? only single can pass through two single line. True. Two circles are only equal. Two circles will only be equal when their radii are equal. फिर फिफ्थ पार्ट दिया है, कह रहा AB जो है वो PQ के बराबर है, PQ जो है XY के बराबर है, देन AB जो है XY के बराबर होगी। सच है कि नहीं है? हाँ भैया होगी। छठा नहीं, पांचवा ही ट्रू है। ठीक है, एक्सियम की वजह से थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। रीजन लिख के आना है, थिंग्स व्हिच आर equal to same thing equal to same thing are equal to one another. क्लियर है? ऐसे ही अब कह रहा पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस और लाइन सेगमेंट की और रेडियस ऑफ अ सर्कल और स्क्वायर की डेफिनेशन लिखो। देखो पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? The two straight lines having equal distance between them. दो स्ट्रेट लाइन, जैसे एक ये रही एक ये रही, अगर इन दोनों के बीच की दूरी कहीं पे भी निकालो और हमेशा इक्वल आती है तो वो क्या है? पैरेलल लाइंस। The two straight lines having equal distance between them, ठीक है, at every point are called parallel lines and they will never meet at a point. डेफिनेशन दूसरी बोली है परपेंडिकुलर लाइंस की। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस क्या है?
चार्जर लगा देना। the two straight lines intersecting each other at 90 डिग्री। ठीक है, ये और ये 90 डिग्री पे कर रही हैं, तो ए बी सी, आप बोल सकते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर है बी सी। ठीक है ना। तीसरा लाइन सेगमेंट, इसके बारे में छोटी क्लासेस में पढ़ के आए होंगे आप। A line with definite या fixed length, a line with definite यानी fixed length के साथ ए बी। क्या ये ए बी है? कैसे लगाया इसने? रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल, the distance from the center of a circle to any point on it। बताता हूँ, ये सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर ओ से लेकर, मान लो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट रख दो, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट रख दो, मान लो अभी यहाँ पी रखा है, ये रेडियस है, यहाँ क्यू रख दिया, तो सेंटर से ओ से लेकर क्यू तक ये सब रेडियस है। क्या है? ये सारे रेडियस है। और पांचवा स्क्वायर, पॉलीगन with 4 sides having length of each side equal to 1 and whose interior angles are of 90 डिग्री। अगर खाली आपने इक्वल लेंथ लिख दी ना तो वो रोम्बस भी हो सकता है, तो ऑल इंटीरियर एंगल्स मस्ट बी 90 डिग्री भी लिख के आए। सेवाएं